नमस्कार साथियों, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, ऐसी आशा करती हूँ। और हमारे टेस्ट पेपर जो आपको समय-समय पर उपलब्ध हो रहे हैं, आशा करती हूँ आप उनमें अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। और हमारी जो टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाली जो श्रृंखला है, 3 पेपर हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और आज जो है हम हमारा चौथा जो पेपर था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 4th जो है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए पेपर नंबर 4th के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस चीज का मापन करता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम की हम बात करें तो उससे हमें संवेग के बारे में पता चलता है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, उससे हमें संवेग के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मापन जो किया जाता है वो किया जाता है बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक सीधी रेखा में गतिमान पिंड पर निम्न में से संभवतः कौन सा या कौन से बल कार्य करेंगे? सीधी रेखा में अगर कोई गति कर रही है वस्तु, तो स्पर्श रेखीय बल उस पर नहीं लगेगा, अभिकेंद्रीय बल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल तो केंद्र की ओर से परिधि के चारों तरफ जो वस्तु गति कर रही है उस पर लगता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सीधी रेखा में अगर कोई चीज गतिमान है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो घर्षण बल होगा, जो कि उसकी गति की विपरीत दिशा में उस पर लगेगा। रेखीय गति कैसी गति है? तो रेखीय गति एक सीधी रेखा में चल रही है और इसीलिए एक आयामी गति होगी। किसी पिंड के विस्थापन की दर में परिवर्तन को किस इकाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे त्वरण कहा जाता है। त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, जिसको कह सकते हैं हम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा त्वरण। इसको हम त्वरण से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विस्थापन की दर में परिवर्तन जो है वो त्वरण से प्रदर्शित करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, जिसको हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सरल प्रक्षेप्य गति जो होती है उसमें हमें अधिकतम परास कितने डिग्री का कोण होगा तब प्राप्त होगी? तो सरल प्रक्षेप्य गति के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है, ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। और साइन टू थीटा, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्योंकि हमें 1 प्राप्त होती है, अधिकतम होगी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का तीसरा नियम जो है गति का, ये निम्न में से किस बल पर लागू होता है? तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल सभी पर लागू होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल का और जो समय का गुणनफल है उसे कहा जाता है आवेग। 1 किलोग्राम भार निम्न में से किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम भार जो भी होगा वो बराबर होगा 9.8 न्यूटन के।
यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग कैसा होगा? देखिए, यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो संवेग जो होता है p, इसको हम लिखते हैं m इंटू v से। तो संवेग की जो मात्रा है वो द्रव्यमान गुणा वेग से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें m1 और v1 की, जो कि m2 और v2 के बराबर होगा, यहाँ से हम m1, ठीक है। तो यदि दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर है तो m1 v1 बराबर है m2 v2 के। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जो वेग होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। करेक्ट आंसर होगा अधिक। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग अधिक हो जाएगा। एक ट्रेन नियत वेग से गतिशील है। एक व्यक्ति जिसका मुंह इंजन की ओर है वो एक गेंद को ऊपर उछालता है और वह गेंद वापस आकर कहाँ गिरेगी? देखिए, इस स्थिति में ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेन जो है ये नियत वेग से गतिशील है और जो व्यक्ति इस ट्रेन के अंदर बैठा है दोनों के अंदर ही दोनों ही गति की अवस्था में है और दोनों की जो स्पीड है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से वो व्यक्ति भी चल रहा है उस ट्रेन के अंदर। और अगर वो उस गेंद को उछालता है, क्योंकि तीनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ट्रेन की में ना व्यक्ति की में, और ट्रेन जैसे जैसे चल रही है तो व्यक्ति उस ट्रेन के साथ ही बढ़ रहा है, तो व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बॉल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए वो जो बॉल होगी वो उस व्यक्ति के हाथ में ही आकर गिरेगी, स्थिर ही माना जाएगा उस व्यक्ति को और बॉल को। सर्कस में घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े की पीठ पर ही आ बैठता है, इसके पीछे क्या कारण होगा? तो देखिए, जो व्यक्ति गतिमान है घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है, घोड़ा और वो एक ही स्पीड से गति कर रहे हैं ये माना जाएगा। और वो जो व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठा है वो गतिशीलता के जड़त्व के कारण, कि अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, दोनों की स्पीड सेम है, गतिशीलता के जड़त्व के कारण वो व्यक्ति वापस आकर घोड़े की पीठ पर आसानी से बैठ पाएगा। किसी बिंदु पर 10-10 न्यूटन के दो बल कार्यरत हैं और उनके बीच में बनने वाला कोण थीटा है। परिणामी बल का मान 10 न्यूटन है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिणामी बल जब हम निकालेंगे ये देखिए, तो परिणामी बल निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे। F1 भी हमारे पास 10 है और F2 भी हमारे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इनके मान ज्ञात करें और परिणामी बल यानी जो F हमने निकाला इसका मान भी कितना है? 10 है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, यहाँ हो गया 100 प्लस 100 प्लस 200 कॉस थीटा, ये 200 हो गए, इनको पक्षांतरण कर लेते हैं। 100 माइनस 200 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 200 कॉस थीटा, ये हो गया माइनस 100 इक्वल्स टू 200 कॉस थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 100 बाय 200 इक्वल्स टू -1/2, और जो है -1/2 जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13वां क्वेश्चन, कि यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए लिफ्ट में खड़ा है तो उसका भार कितना होगा? स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट गिर रही है तो उस व्यक्ति को भार शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उस व्यक्ति का जो भार होगा वो कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में उस पर उसका कोई भार नहीं होगा। यदि कोई पिंड एक समान वर्तुल गति कर रहा है तो निम्न में से कौन सी स्थिति होगी? यदि कोई पिंड एक समान वर्तुल गति कर रहा है तो उसके वेग और त्वरण दोनों ही परिवर्तित होंगे। वेग और त्वरण नियत नहीं रहेंगे, दोनों में ही परिवर्तन होगा।
देखिए स्थैतिक घर्षण गुणांक, लोटनी घर्षण गुणांक और गति घर्षण गुणांक, इनमें सबसे अधिक मान किसका होगा? तो देखिए इसके अंदर स्थैतिक घर्षण गुणांक ये सबसे अधिक होगा, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो गति घर्षण गुणांक की होगी और लास्ट में जो वैल्यू होगी वो लोटनी घर्षण गुणांक की होगी। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी बल पर, पिंड पर परिणामी बल का मान अगर 0 है तो उस पर कार्यरत असमान बलों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो हम जानते हैं एक्स वाई और जेड 3 अक्ष कार्य जो करते हैं, तो कम से कम 3 जो असमान बल कार्य करेंगे तब जाकर उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा। आवेग का मात्रक है, आवेग होता है F इंटू टी, तो आवेग का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। F हो गया न्यूटन के लिए, टी हो गया सेकेंड के लिए, करेक्ट आंसर होगा न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। कार्य का मात्रक है, इजी सा क्वेश्चन है, आशा है सभी को आता ही होगा। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा हमें मिलती है, तो बल की परिभाषा हमें मिल जाती है गति के प्रथम नियम से। आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया ऊर्जा का समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये हम सभी को याद है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दीवार पर बल लगाया जाता है लेकिन फिर भी वह दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है, और इस स्थिति में वह ऋणात्मक कार्य करता है, कोई काम नहीं करता है, धनात्मक कार्य करता है और उसके द्वारा अधिकतम कार्य किया जाता है। देखिए बल की परिभाषा में ये बताती है कि जब तक किसी वस्तु में विस्थापन नहीं होता तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाता है। अब चूंकि इस स्थिति में वह जो व्यक्ति है इस वस्तु को बिल्कुल भी, दीवार है, दीवार को विस्थापित नहीं कर पाएगा, दीवार बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही है और इस वजह से यह माना जाएगा जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य किया हुआ नहीं माना जाता है, और इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी कि उसने कोई काम नहीं किया है। निम्न में से कौन सी राशि ऊर्जा का भी एक रूप है? संवेग ऊर्जा नहीं है, दाब ऊर्जा नहीं है, शक्ति भी ऊर्जा नहीं है, करेक्ट आंसर होगा सी प्रकाश ऊर्जा, जो कि हमें बल्ब, ट्यूबलाइट या जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनसे प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा रिकॉल करने के हिसाब से देखिए क्वेश्चन है कि ये चित्र हमको जो दिया हुआ है इसमें एक वस्तु Q से R की तरफ जाती है पहले, उसके बाद R से वापस ये आ जाती है P की तरफ। तय की गई दूरी और विस्थापन आपको बताना है। तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो तय की गई दूरी हम नाप लेते हैं कि जितना भी ये चला है, जो वस्तु चलिए Q से R और R से वापस P की तरफ, तो कुल दूरी इसने कितनी तय की है? देखिए 0 से स्टार्ट होकर 3 तक गई, तो 3 प्लस, और 3 से वापस 2 तक, तो 1 2 3 4 और 5, तो कुल दूरी जो है इसके द्वारा तय की गई। मान लीजिए 1 1 मीटर को बता रहे हैं तो 8 मीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें विस्थापन जो है वो भी हमें बताना है। तो विस्थापन हम कैसे ज्ञात करें? कि विस्थापन जो होता है वो ये माना जाता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है उनके मध्य की जो दूरी उसे विस्थापन कहा जाता है। अब यहाँ अगर हम विस्थापन की बात करें तो देखिए चलना यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक वापस आ गए, ये तो विस्थापन हो गया 0, कि जहां से हम चले वहीं तक वापस आ गए। लेकिन अब जो अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, अंतिम स्थिति है ये, प्रारंभिक स्थिति थी ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, इधर वापस की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा -2 और 8 मीटर। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो देखिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है कि हम जिस दिशा में बल लगाएं, वैसे तो घर्षण बल की जो दिशा होती है, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, तो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य है 0 भी हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी। कि जब कोई बस अचानक से मुड़ती है तो यात्री बाहर की तरफ एक धक्का महसूस किस कारण से करते हैं? तो जड़त्व, जैसे बस में जब कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो अगर बस गति कर रही है इसका मतलब वो व्यक्ति भी बस के साथ साथ गति कर रहा है। लेकिन हम हुआ ये कि बस जब अचानक मुड़ती है, मान लीजिए वो किस भी दिशा में मुड़ती है, तो बस तो मुड़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति बस के अंदर बैठा है वो उसी दिशा में गति कर रहा है और इसी वजह से जिस दिशा में बस मुड़ती है उसके विपरीत दिशा में वह व्यक्ति धक्का महसूस करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिशा का, जड़त्व की जो दिशा परिवर्तित है कि गाड़ी सीधी जा रही थी, लेफ्ट साइड मुड़ेगी मान लीजिए, तो व्यक्ति बाहर की तरफ या राइट डायरेक्शन में धक्का महसूस करेगा जड़त्व के नियम के कारण। इसके बाद यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्यरत है, काफी सारे बल कार्यरत हैं, तो निम्न में से किस परिस्थिति में उसका त्वरण शून्य होगा? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी कि उसका त्वरण शून्य हो जाएगा? तो देखिए किसी भी वस्तु पर लगने वाले जितने भी बल हैं उनके अगर उन बलों का अगर सदिश योगफल शून्य होगा तो उस वस्तु पर लगने वाले जो त्वरण है उसका मान भी हमें शून्य प्राप्त होगा। एक किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, इनके संवेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा के हिसाब से अगर देखा जाए तो संवेगों का जो मान होगा वो इनके द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। संवेगों का अनुपात निकाल लेते हैं। m1 हमारे पास है 1 किलो, m2 है 4 किलो, वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कि 1:2 इनके संवेगों का अनुपात हमें प्राप्त होगा। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है वॉट, क्योंकि ये मात्रक है शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शक्ति का मात्रक है, इसकी विमा ज्ञात करनी है हमें या मात्रक जो भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। दो व्यक्ति ए और बी एक ही दिशा में एक स्थान से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। 8 घंटे के बाद बी ए से कितना दूर होगा? तो देखिए ए और बी दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ये ए मान लेते हैं हम और ये बी मान लेते हैं। इसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब ये मानते हैं कि 8 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 1 घंटे के अंदर इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 - 3 = 1 किलोमीटर। तो 8 घंटे की अगर बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय 8 आंसर हो जाएगा। इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कोई बल 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूटन की परिभाषा है हमारे कि एक न्यूटन बल क्या है कि 1 किलोग्राम वस्तु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसके अंदर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न जब हो जाए तो उस बल को क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन कहा जाता है। प्रारंभिक वेग और समान त्वरण से गतिशील कण का वेग समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? तो प्रारंभिक वेग और त्वरण उत्पन्न किया जाए तो त्वरण जो है वो, अगर प्रारंभिक और अंतिम वेग की बात करें तो दोनों का अंतराल बटे समय। तो प्रारंभिक वेग 0 से माने तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में हमें कुछ तो समय लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा ग्राफ नंबर सी कि ये वेग में जो परिवर्तन हुआ वो जो कि त्वरण के बराबर है, और ये हो गया समय। कोई बस अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बाकी यात्रा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति
कर रही है, बताइए बस की औसत जो चाल होगी वो कितनी होगी। तो देखिए आधी आधी तो ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बाकी आधी यात्रा जो हो रही है वो हो रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो पहले हम दूरी ज्ञात कर लें। पहली स्थिति में अगर हम दूरी ज्ञात करते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाय t/2, आधा आधी यात्रा, तो ये हो गई 20 t दूरी पहली। और दूसरी स्थिति में बाकी आधी यात्रा के लिए दूरी जो है वो 70 मल्टीप्लाइड बाय t/2, ये हो गई 35 t। अब हमें निकालनी है बस की औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे समय हमें करना है। तो कुल दूरी हो गई हमारे पास 20 + 35 55 t। अब हमें पूछा जा रहा है कि औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत जो दूरी है वो हमने निकाल ली 55 × t, और समय है t से t कैंसिल हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ये आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी की सहायता से पानी निकाल रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो बांधी हुई बाल्टी है, उसको वो व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। निम्न में से वह राशि कौन सी है जो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों टक्करों में ही संरक्षित रहती है। तो रेखीय ऊर्जा का मान दोनों ही टक्करों में हमेशा संरक्षित रहता है। दो स्प्रिंग है, उनके नियतांक K1 और K2 दिए हुए हैं, इन्हें खींचकर X तनाव उत्पन्न किया जाता है, और इनकी जो प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान है वो हमें E1 और E2 प्राप्त होते हैं। E1 और E2 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो E1 और E2 जो इनकी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 K1 x² और 1/2 K2 x², क्योंकि दोनों को खींचकर जो तनाव उत्पन्न किया जा रहा है उसका मान दोनों ही स्थितियों में x है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस राशि का चुनाव कीजिए जो किसी भी टक्कर में नियत रहती है। तो हमने न्यूटन का संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रखा है कि टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि P और Q दो सदिश हैं तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा। सही कथन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कि P और Q का जो सदिश योगफल होगा वो Q और P के सदिश योगफल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा जिसके जिसमें 2.6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए 90 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है m × a। त्वरण हमारे पास है, F है हमारे पास, हमें निकालना है द्रव्यमान। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी F/a। F हमारे पास दिया हुआ है 90 और a की वैल्यू है हमारे पास 2.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.5 किलोग्राम की बॉल को की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा। तो देखिए जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 0.5 kg,
और किया गया जो कार्य है, अब गति की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है इसकी हमको, तो ये हो गया 1/2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, गति हम 4 से और 8 में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 64 माइनस 16, ये रहा हमारा आंसर 12 जूल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाले किसके समान होगी, बल के समान होगी, जितना ज्यादा बल लगाया जाएगा संवेग के समानुपाती होगा। किसी पिंड का असीमित घर्षण निम्न पर निर्भर करता है, तो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर, बड़ी सतह पर छोटे पिंड का आयतन, संपर्क सतह की परिधि और सतह की प्रकृति। तो सबसे ज्यादा सीमित घर्षण का जो मान है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की सतह है जिस पर की घर्षण बल लगाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, घर्षण बल गति की दिशा में कार्य करेगा, गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वस्तुओं के स्वरूप के अनुसार बदलेगा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये नहीं होगा, गति की दिशा में कार्य नहीं करता है, स्वरूप के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि घर्षण बल का जो मान है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि घर्षण बल जो है वो गति का विरोध करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि बंदूक के द्वारा दागी गई जो गोली है उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप होता है जिसके कारण वह किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। तो बंदूक से दागी गई जो गोली है उसके अंदर होती है गतिज ऊर्जा, जिसके कारण वो आसानी से किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसी नत समतल से निश्चित ऊंचाई से एक वलय, चकती और गोले को एक साथ लुढ़काया जाता है, नत पर इनके पहुंचने का क्रम होगा, सबसे पहले गोला आएगा, फिर चकती और उसके बाद में वलय। एक डोरी पर किसी पत्थर को एक डोरी से किसी पत्थर को बांध दिया जाता है और फिर एक डंडी पर बांधकर उसे चारों तरफ घुमाया जाता है। पत्थर को घुमाने पर डोरी डंडी से लिपटती जाती है, धीरे धीरे डोरी की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या चीज होगी जो संरक्षित रहेगी, तो इस प्रक्रिया में संरक्षित रहेगी कोणीय संवेग जो होगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। क्षैतिज वृत्ताकार पथ में गति कर रहे कण के लिए कौन सी राशि नियत रहेगी। क्षैतिज रूप से वृत्ताकार जो पथ है उस पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो फिक्स्ड या नियत रहेगी। निम्न में से किन दो राशियों की विमा समान होगी, निम्न में से जो दो राशियां जिनकी विमा समान होंगी वो होंगी ए कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, दोनों की जो विमा होगी वो होगी mL2T-1, चाहे प्लांक नियतांक हो और चाहे कोणीय संवेग, इन दोनों की जो विमा होगी वो इक्वल ही होंगी। इसी सा क्वेश्चन है, इनको मैच करना कोई ज्यादा पेचीदा काम नहीं है। देखिए 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल के इक्वल है। 1 किलो वॉट आवर की अगर हम बात करें तो 1 किलो वॉट आवर जो है ये 3 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है। 1 कैलोरी की अगर हम बात करें और ये हो गया हमारा करेक्ट, सॉरी 1 कैलोरी और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होगा। चलिए, एक कार और एक बस का रेखीय संवेग समान है, इन दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी। अब अगर हम बात करें संवेग के आधार पर तो P बराबर होता है mv के, और यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो वो होगी
p अपॉन m के बराबर। ठीक है, तो वेग और जो द्रव्यमान है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसकी चाल अधिक होगी, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी चाल अधिक होगी, यानी कि कार, बस और कार में से द्रव्यमान कम है कार का, तो कार की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी बस की स्पीड, क्योंकि उसका वजन कार से ज्यादा इसलिए कम होगी। देखिए 6 किलोग्राम का एक लकड़ी का लट्ठा, गट्टा या लट्ठा जो भी कहें हम, उस पर 3 न्यूटन के 2 बल एक साथ कार्यरत हैं, तो ज्ञात कीजिए कि त्वरण का मान कितना होगा यदि दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। बराबर बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, यानी कि वस्तु में जो विस्थापन है वो नहीं होगा। और ज्ञात कीजिए कि कितना बल होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0 आंसर रह जाएगा इसका। कोणीय त्वरण का मात्रक है, कोणीय त्वरण का मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऐसे निकाल सकते हैं अपन, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो थीटा के लिए हो गया रेडियन और टी स्क्वायर है इसलिए सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोणीय त्वरण डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। साधारण सा क्वेश्चन है ये भी, देखिए कि एक पिंड 5 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, उसके बाद वो 12 मीटर उत्तर की तरफ चला जाता है, और इसके द्वारा दूरी और विस्थापन की गणना अगर आपको करनी है तो देखिए हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पूर्व की तरफ जा रहा है, 12 मीटर यहाँ से उत्तर की तरफ आ जाता है, ये हो गया 5 मीटर, 12 मीटर प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है, ये फाइंड आउट करना है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है दूरी और विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन जब इनका हम ज्ञात करें तो देखिए दूरी तो हो गई 5 और 12 कितनी हो गई 17, और अब अगर हम बात करें विस्थापन की तो इसके प्रारंभिक बिंदु से इसके अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ये, तो विस्थापन हो जाएगा 13 और दूरी जो है वो 12 और 5 17। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हम सभी जानते हैं, इजी एग्जाम्पल है, कई बार पढ़ चुके हैं हम, कि जब हम किसी लटकते हुए कंबल को छड़ी से मारते हैं तो उसमें से धूल के कण हट जाते हैं। ये किस घटना का एक अच्छा उदाहरण है, न्यूटन की गति का पहला नियम, जैसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि हर वस्तु अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के पहले नियम के हिसाब से। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो हम जानते हैं अच्छे से कि रॉकेट जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उस पर डिपेंड करता है। तैराकी में तैराक आगे गति कर रहा है, यह भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि वो पानी को आगे की तरफ से हटाता है और पानी उसे पीछे की तरफ से धक्का देता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का इजी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी क्षैतिज वेग से जो कि 40 मीटर पर सेकंड है पर 1 किलोग्राम का कण 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, और रेखीय संवेग में 1 सेकंड के पश्चात जो बदलाव होगा वो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए F बराबर हो गया P अपॉन T यहाँ से, और यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P बराबर हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय T। अब V जो हमें है वो दिया हुआ है, M दिया हुआ है, अब वैल्यू जब हमको इनकी फाइंड आउट करनी है तो F की वैल्यू अगर हम निकालें तो F बराबर जो है वो हो जाएगा M इंटू जी के। M हमारे पास है कितना, M हमारे पास है 1 kg, जी की वैल्यू हो गई T 10, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा T सेकंड। T की वैल्यू निकालें अगर तो ये भी 1 है, 10 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा C 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण की इकाई है, जड़त्व आघूर्ण की इकाई है ऑप्शन नंबर सी, जूल सेकंड स्क्वायर पर रेडियन स्क्वायर। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण क्रमशः कैसी राशियां हैं। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, सदिश अदिश और प्रदिश राशियां 3 प्रकार की राशियां होती हैं। सदिश राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी हमें पता होती है,
तो कोणीय संवेग जो है एक सदिश राशि है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण ये एक ऐसी राशि है ना तो इसकी हमें परिमाण का पता होता है, ना ही इसकी दिशा का पता होता है। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो प्रदिश राशियों के अंदर इंक्लूड की जाती है, जो कि ना तो सदिश राशि होती है और ना ही अदिश राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। कि जब कोई पिंड संतुलन की अवस्था में है तो अगर संतुलन की अवस्था में है तो असमान बल भी कार्य नहीं कर रहे, समान बल भी कार्य नहीं कर रहे, आरोपित बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, इनके लिए कौन सी राशि संरक्षित रहेगी? अगर दो वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं तो इनके लिए जो राशि संरक्षित रहेगी वो होगी संवेग। रेखीय संवेग की इकाई, तो रेखीय संवेग की इकाई वही जो कि संवेग की इकाई होती है, वही रेखीय संवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, m इंटू v। किसी निकाय का कुछ संवेग यदि उस पर कोई भारी बल कार्य नहीं करता है, अगर किसी निकाय पर कोई भारी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका जो संवेग होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना वो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। निम्न में से कौन न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है जूल, और इसके बाद हॉर्स पावर, वाट और पास्कल जो है ये इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। कि किसी कण को एक निश्चित गतिज ऊर्जा देकर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा, देखिए कि जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ रही है जब फेंकना शुरू किया उससे, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन होता यह है कि जब वो एक निश्चित दूरी तक पहुंच जाती है तो वहां तक पहुंचने के बाद वो वापस पृथ्वी के ओर लौटना स्टार्ट कर देती है। और होता यह है कि जब तक वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तब तक तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटना स्टार्ट करती है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो किस में बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, क्योंकि एक बहुत छोटे से समय के लिए वो वहां पर रुकती है और फिर वापस लौटना स्टार्ट कर देती है। तो वो स्थितिज ऊर्जा उस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर कैसी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा इसकी कन्वर्ट हो जाएगी। एक पिंड स्वतंत्र रूप से केवल गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत निर्वात में गिर रहा है, निम्न में से कौन सी राशि स्थिर रहेगी? तो कंडीशन हमारे पास है कि निर्वात में गिर रहा है, तो निर्वात में अगर कोई वस्तु गिर रही है स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहेंगी, कुल जो उसकी यांत्रिक एनर्जी होगी वो स्थिर रहेगी। बल और लंबाई के मान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा के मात्रक में कितना परिवर्तन हो जाएगा? देखिए ऊर्जा का जो मात्रक है E बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाय D। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बल को और लंबाई के मान को कितना बढ़ा रहे हैं? 4 गुना, यानी कि बल जो है F ये भी कितना है? 4 इंटू F हो रहा है। D की अगर हम बात करें तो ये भी 4 इंटू D हो रहा है। आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 16। तो पहले की तुलना में जो ऊर्जा का मात्रक है उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 टाइम्स। किसी मीनार से 1 किलोग्राम भारी गेंद को गिराया जाता है, 10 मीटर दूर गिरने पर भी इसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए 1 किलोग्राम भारी गेंद है, ये इसके लिए m हो गया। 10 मीटर दूर गिरने पर इसमें उपस्थित ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 किलोग्राम की गेंद हो गई, g की वैल्यू हो गई 9.8 और h हो गया 10। आंसर आ गया हमारे पास, करेक्ट आंसर जो हो गया ये हो गया 98 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वो सरल रेखा में 10 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और अगर इस पर किया गया कार्य 25 जूल है तो बल और विस्थापन के मध्य में कोण को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम विस्थापन के हिसाब से फॉर्मूला हमारा जो भी अप्लाई होगा वो ढूंढे कि W बराबर जो है वो होता है FD cos थीटा,
यहाँ पर हमें बल और विस्थापन के मध्य का जो कोण है वो निकालना है, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफ इंटू डी। अब डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू हमारे को दिया हुआ है कितना, 25 जूल, ये हमने ऊपर लिख दिया। एफ की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 5, और डी जो विस्थापन है वो है 10 मीटर, 1/2। अब अगर हम बात करें कि cos थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2, तो कौन सा cos थीटा ऐसा है, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू है 1/2, और हमें याद होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी बंदूक से गोली दागी जाती है जिससे बंदूक पीछे की ओर लौटती है। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से, अंडरस्टूड क्वेश्चन है ये, कि जिस स्पीड से बंदूक से गोली आगे जाती है उस स्पीड से बंदूक पीछे नहीं आती। हाँ, इतना जरूर होता है कि जो गोली चलाने वाला है उसको हल्का सा झटका महसूस होता है। इसकी वजह से होगा ये कि जो बंदूक की गतिज ऊर्जा है गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। एकांक सदिश की हमें गणना करनी है, तो एकांक सदिश का जो मान होता है वो हम निकालते हैं सदिश, सदिश का परिमाण बटे सदिशों का ये एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला, सदिशों का योगफल बटे सदिशों का परिमाण। देखिए सदिश हमारे पास दिए हुए हैं, इनके परिमाण की अगर हम बात करें, और यहाँ रूट है, इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए हो जाएगा 2, और इसके लिए हो जाएगा 1। इनकी वैल्यू निकाल दें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, और इसका भी 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी एकांक सदिश का मान होगा वो इसके बराबर होगा। हाथ की घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होगा? हाथ की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग होगा 2π/3600। ऑप्शन नंबर डी। प्रक्षेप्य का पथ सदैव होगा परवलयिक। करेक्ट आंसर होगा प्रक्षेप्य का पथ हमेशा परवलयिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि समान द्रव्यमान के दो कण हैं और समान ही इनकी त्रिज्या है, वृत्ताकार पथों पर समान चाल से गति कर रहे हैं, और हमें जो ज्ञात करना है इनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात ज्ञात करना है। अभिकेंद्रीय बल की अगर हम तुलना कैलकुलेशन करें, पहले वाले कण के लिए अगर करें F1, तो ये हो जाएगा एम वी के हिसाब से निकाल दें, एम वी F1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और F2 जो है ये हो जाएगा दोनों का अनुपात हम निकाल दें। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा F1/F2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी R2/R1 के बराबर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विस्थापन और समय के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा?
विस्थापन और समय के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ का ढाल जो है वो वेग के मान के बराबर होता है। यहाँ देखिए कोई कण है एक विमीय गति के लिए वेग समय ग्राफ के अनुसार गति कर रहा है, त्वरण की हमें गणना करनी है। तो त्वरण हम जानते हैं a इज इक्वल्स टू dv/dt के इक्वल होता है, ये पढ़ रखा है हमने। और इसका जो मान होता है वो बराबर होता है tan थीटा के, जो कि थीटा हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। तो dv/dt की वैल्यू अगर हम निकालें जो कि tan थीटा के बराबर है, 90 - 30 हो गया 60 डिग्री, यानी कि tan 60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। tan 60 बराबर होता है √3। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई टक्कर पूरी तरह से प्रत्यास्थ है तो प्रत्यास्था गुणांक का मान कितना होगा? टक्कर अगर पूरी तरह से प्रत्यास्थ है तो प्रत्यास्था गुणांक का मान 1 के बराबर होगा। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर है? एक अश्व शक्ति हमेशा 746 वॉट के बराबर होती है। निम्न में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि हम जानते हैं जिनके परिमाण के साथ साथ हमें उनकी दिशा का भी ज्ञान होता है। दूरी, चाल, घनत्व, इनका दिशा का ज्ञान नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण जो होता है इसमें हमें दिशा का ज्ञान होता है। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, धनुष से छोड़े गए तीर की गति और क्षैतिज दिशा में गति करते हुए हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति। ये तीनों ही स्थितियां जो हैं ये प्रक्षेप्य गति की उदाहरण है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक कण के लिए वेग घटक दिए हुए हैं हमको। Vx तो है 5t मीटर पर सेकेंड और Vy y अक्ष के लिए है 7t मीटर पर सेकेंड। इनके त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है, तो त्वरण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। Vx/dt होल स्क्वायर Vy/dt होल स्क्वायर, वैल्यू इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। Vx/dt हमको दे रखा है कितना है 5 और इसकी वैल्यू जो है हमको दे रखी है 7। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 25 और ये हो गया 49, दोनों को जोड़ देते हैं। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा तथ्य बल को सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है? बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, बिल्कुल उसकी स्पीड में चेंज आएगा, त्वरण में परिवर्तन होगा। बल के कारण वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन संभव नहीं है, नहीं, यह गलत है। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी है, गीली मिट्टी, बल लगाकर हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। रबड़ है, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। बलून है, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो बल लगाने पर वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन संभव है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद लकड़ी की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई h से छोड़ा जाता है। निर्वात की बात चल रही है, तो निर्वात में कोई भाई बल कार्यरत नहीं है, तो चाहे लोहे की गेंद हो और चाहे लकड़ी की गेंद हो, बराबर अगर छोड़ा जाएगा निर्वात में तो पूर्ण रूप से इनको पहुंचने में जो लगने वाला समय है वो बराबर होगा। चलिए, दो पत्थर हैं जिनका द्रव्यमान है 3:4, इनको 4:9 की ये क्वेश्चन ऐसे है कि दो पत्थर हैं जिनका द्रव्यमान है 3:4, इनको 4:9 की ऊंचाई से किसी जगह से गिराया जाता है और इनके संवेग का अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करना है।
तो इनके संवेग को ज्ञात करें अगर अपन, तो द्रव्यमान है इनका 3/4 और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 4/9। ये मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। करेक्ट आंसर आ गया हमारा 1:2। एक वस्तु पर कई बल कार्यरत हैं तो किस परिस्थिति में उसका त्वरण शून्य होगा? जब वह एक बिंदु पर स्थित हो, यानी कि सभी जो बल हैं, कई सारे बल कार्यरत हैं, लेकिन वे सभी बल अगर एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं तो जो त्वरण होगा उसका मान शून्य होगा। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोणीय वेग W या ओमेगा से गति कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल का मान ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्रीय बल का मान होगा m⍵²r। नत तल पर ठोस गोला बेलन वृत्ताकार चकती लोटनी गति कर रहे हैं और तल के आधार पर कौन सा पिंड एक साथ पहुंचेगा? बेलन और चकती जो है ये एक साथ पहुंचेंगे। जड़त्व घूर्ण आई वाला गोला नत तल पर नीचे की तरफ लोटनी गति कर रहा है, तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का 28% जो भाग होगा वो स्थानांतरित होगा। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र है जहां निकाय के लिए किस चीज का मान शून्य होगा? तो द्रव्यमान केंद्र जो है वो केंद्र है जहां पर निकाय के लिए उसके द्रव्यमान आघूर्ण का मान शून्य होगा। किसी पिंड का ताक्षणिक वेग मापा जाता है, तो ये हमारी गाड़ियों वगैरह में लगा रहता है स्पीडोमीटर। ताक्षणिक जो वेग है यानी दिए गए समय पर जो वेग है वो नापा जाता है स्पीडोमीटर की मदद से। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है, तो गतिमान वस्तु जो है उसके त्वरण को ज्ञात करने के लिए वेग समय ग्राफ की मदद ली जाती है। उसकी मदद से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, चित्र अनुसार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्ष में गति कर रहे कोई कण व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन को ज्ञात करना है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है, दूरी जो होगी वृत्त की परिधि होती है 2πr। अर्धवृत्त है तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हो जाएगी πr, और इसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तय की गई दूरी, तो ये त्रिज्या r और ये भी त्रिज्या r, यहाँ हो जाएगा 2r। कैंसल आउट हो गए, π/2 ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन यदि समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो उसकी गति कैसी होगी? विस्थापन जो है वो समय के वर्ग के समानुपाती वस्तु की गति होगी समान त्वरण से। एफपीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक है, एफपीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक है पाउंडल। शुष्क सेल में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? शुष्क सेल जो है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड मैग्नीज डाइऑक्साइड भरे हुए रहते हैं और हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के काम आता है। ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा कि शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा जो है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। असंरक्षी बल है, निम्न में से असंरक्षी बल है घर्षण बल, जिसको हम असंरक्षी बल कह सकते हैं। एक इंजन 20 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके द्वारा 400 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई तक ले जाने के लिए 40 मीटर तक ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितना समय लगेगा?
तो देखिए W बराबर होता है mgh/t। हमें निकालना है T जो कि हो जाएगा mgh/W के बराबर। M की अगर हम बात करें तो M है हमारे पास 400 किलोग्राम, G 10 है, ऊंचाई हमारे पास है 40 मीटर। W की अगर हम बात करें तो 20 किलोवाट। सॉल्व कर लेंगे अगर हम, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 सेकेंड। स्नेहक घर्षण को कम करता है क्योंकि ठोस और द्रव के बीच की जो अपेक्षित गति होती है उसके कारण स्नेहक जो है परिवर्तन करने में सक्षम होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के टायर की तुलना में रबड़ के टायर काम में क्यों लिए जाते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि रबर और कंक्रीट के बीच का जो घर्षण गुणांक होता है वो स्टील और कंक्रीट के तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से रबड़ के जो टायर हैं वही काम में लिए जाते हैं। तो हाथ घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के कोणीय वेगों का अनुपात कितना होगा? तो हमें मालूम है कि जो मिनट वाली जो सुई होती है, ठीक है, मिनट वाली जो सुई होती है ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इनका अनुपात अगर हम ज्ञात कर लें तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा 12:1। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर, घड़ी की सुई पहले है तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में। करेक्ट आंसर होगा 1:12। कोणीय संवेग और W के बीच का जो ग्राफ है वो कौन सा होगा? ये होगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की सबसे छोटी इकाई, तो शक्ति की सबसे छोटी जो इकाई है वो है मिलीवॉट। वैसे तो वॉट होती है, सबसे छोटी इकाई पूछी इसलिए मिलीवॉट हो जाएगी। 2 किलोग्राम का एक पिंड है जो कि 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यदि ये प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चलिए, तो 2 किलोग्राम का पिंड है 1 मीटर त्रिज्या के, इसके लिए हमको गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए पहले हम v का मान ज्ञात करें। v का मान अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो v का मान ज्ञात करने के लिए हमें r इंटू एम करना पड़ेगा। त्रिज्या दी हुई है, m हमें ज्ञात करना ही है। r त्रिज्या जो है 1 मीटर दे रखी है, m जो है वो 2 किलोग्राम हमें दिया हुआ है। और अब अगर हम बात करें चक्कर प्रति मिनट कितने हैं? 300 चक्कर ये लगा रहा है। तो देखिए इसके लिए ये हो जाएगा 5, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालें तो 1/2 m इंटू v²। करेक्ट आंसर आ जाएगा 100। प्रति मिनट 300 चक्कर लगा रहा है तो 300/60 कर देंगे हम, यहाँ 5 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 105, एक ट्रक और कार सड़क पर समान गति से चल रहे हैं, उनके इंजन एक साथ बंद कर दिए जाते हैं, कौन सा कम दूरी पर जाकर रुकेगा? कम दूरी पर जाकर कौन रुकेगा? तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति ज्यादा होगी। तो यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा किसका है? ट्रक का, इसलिए कम दूरी पर जाकर ट्रक रुक जाएगा। निम्न में से किन राशियों के विमा सूत्र समान नहीं है? बलागुण कार्य का समान है, प्रकाश वर्ष तरंग दैर्घ्य ये भी इक्वल है, दाब प्रत्याशा गुणांक ये भी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग और शक्ति के जो विमीय सूत्र होंगे वो समान नहीं होंगे। ऑडोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ऑडोमीटर जो होता है इसके द्वारा गाड़ियों में देखा होगा आपने, एक स्पीडोमीटर होता है, एक ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर जो है वो वाहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी के बारे में बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारा वाहन है कितना किलोमीटर दूरी अब तक तय कर चुका है। तो ऑडोमीटर जो है ये दूरी नापने के काम में आता है, स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड नापने के काम आता है। उस कथन का चयन कीजिए जो कि विस्थापन के लिए सत्य नहीं है। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। किसी वस्तु का विस्थापन का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु है
यहाँ से चलना स्टार्ट करके यहाँ जाती है और वापस लौटकर ये यहीं पर आ जाती है, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो तो इसके नाप के बराबर हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो इस स्थिति में कैसा होगा, शून्य ही होगा। तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो पूरे परिक्रमण में तय की गई दूरी इसकी कितने बराबर होगी, वृत्ताकार पथ है, तय की गई दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी और परिधि बराबर होता है 2πr। त्वरण का मान हो सकता है, त्वरण का मान जो है ये तीनों स्थितियां पॉसिबल है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल आघूर्ण के बराबर होती है। इसकी डेफिनेशन याद है हमें। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत दो समान बल F हैं और परिणामी बल भी F है तो उनके मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री का कोण होगा इनके बीच में। यदि भूमि पे हमारे जूतों के बीच में घर्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो पैदल चलना कैसा हो जाएगा, तो घर्षण वैसे तो नुकसानदायक है लेकिन फिर भी ये एक आवश्यक दोष है जो हमारे पास होना ही चाहिए। अगर घर्षण बंद हो जाएगा तो चल पाना हमारे लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि घर्षण और भूमि और हमारे जूतों के बीच का घर्षण अगर खत्म कर दिया जाए तो पैदल चलना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम नहीं चल पाएंगे। इसके बाद 114 क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल कौन सा है। सबसे अधिक घर्षण बल जो होगा स्थैतिक घर्षण, गतिज लोटनी घर्षण नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत घर्षण का मान जो होगा वो इन सभी में सबसे ज्यादा होगा। दो बसें 150 किलोमीटर की यात्रा एक साथ कर रही हैं, एक की जो स्पीड है वो दे रखी है हमको 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। वो बस जो बहुत तेज चल रही है कितने समय पहले पहुंच जाएगी, तो देखिए पहली वाली बस के लिए 150 किलोमीटर जा रही है ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो गया 10/3। और दूसरी वाली जो बस है 150 किलोमीटर की ही यात्रा कर रही है लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो अब ये कह रहा है कि वह बस जो तेज चल रही है, तो दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लें। 10/3 - 5/2 3/2। फाइव बाय टू 10/3 - 5/2 ये आ गया हमारे पास 5/6। और अब इसका हमें समय फाइंड आउट करना है, तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट में घंटे 1 घंटे में 60 मिनट, 6 से भाग लगा दें, गुणा कर दें इसको, ये आ गया 50 मिनट्स। एक कार विराम अवस्था से चलकर 12 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए v हो गया इसके लिए 60, प्रारंभिक वेग है हमारे पास 0, 12 हो गया नीचे, 60/12 करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। प्रदिश राशियां, प्रतिश नहीं प्रदिश, प्रदिश राशियां निम्न में से किस प्रकार से परिभाषित की जा सकती हैं। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ना तो ये अदिश राशि होती है और ना ही ये सदिश राशि होती है। किसी पिंड पर बल की व्याख्या करते समय किन दो तथ्यों के निर्धारण की आवश्यकता होती है, तो किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है। आरोपित बल का परिमाण मालूम होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, वह बिंदु जहां बल लगाया जाना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रिकेट के मैच में 600 ग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है,
गेंदबाज जो है इसको 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकता है और 0.5 सेकंड अपने बल्ले के संपर्क में रखकर उसी वेग से पुनः लौटा देता है। गेंद पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए P की अगर हम वैल्यू करें तो P बराबर हो जाएगा mv माइनस u के बराबर। अब हम यहाँ पर जो F है संवेग में परिवर्तन की दर वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम संवेग पता कर लेते हैं। m 600 ग्राम में तो 0.6 kg हो जाएगा। v जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कितना, अच्छा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही फेंकी जा रही है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रही है तो v हो जाएगा -50 और ये माइनस और वापस भी इसी वेग से आ रही है तो हो गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय -100 जिसकी वैल्यू हो जाएगी -60 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर लगने वाले बल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो F बल जो होगा ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन बटे समय। संवेग में परिवर्तन -60 और लगने वाला जो समय है वो है 0.5, पॉइंट चला जाएगा ऊपर, -600/5 कैंसिल कर दें इनको, 120 -120 न्यूटन जो बल है ये मान हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो आज हमने हमारा टेस्ट पेपर जो 4 है, हाँ टेस्ट पेपर 4 जो है इसका सॉल्यूशन कर लिया और आशा करती हूँ कि ये जो सॉल्यूशन आपको करवाए जा रहे हैं आपके लिए मददगार और हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मदद कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, जल्दी पेपर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके पेपर सॉल्व करवा दिए जाए। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।